साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी की नई श्रृंखला बूस्टर सीरीज में। इस सीरीज के दौरान बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0, 2.0 और 3.0 में पूछे गए महत्वपूर्ण टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह होने वाली है कि सेशन के दौरान जो आपके बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक हैं, उसके हम थ्योरी पोर्शन को भी कवर करने वाले हैं और साथ ही उस टॉपिक से बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन पीवाईक्यू प्रश्नों को भी आपको दिखाने और उसका आंसर्स आपको बताने वाले हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और आज हम समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में। साथियों, जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के जब भाग 5 की बात करते हैं और भाग 5 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका का वर्णन हमें प्राप्त होता है और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज अपनी जो बारी है वह राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो आज के क्लासेस में, आज के इस एपिसोड में हम राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, भूमिका, प्रस्तावक अनुमोदक, जमानत राशि, विवाद संबंधी, शपथ और पद मुक्ति के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसे याद कैसे करें और याद करने की क्या कुछ ट्रिक है उसे समझते हैं। जब हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो साथी आप जानते हैं कि इसके लिए बड़ा ही एक पुराना ट्रिक है, जिसे हम कहते हैं पकानी कोका दुयोदशम, और यह ट्रिक आपको याद है तो आप ये बात को समझिए कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं वह आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएंगे। साथियों आपको बताऊं कि प से आप राष्ट्रपति के पद की बात कर सकते हैं, क से आप कार्यपालिका की शक्ति की बात कर सकते हैं, नी से आप निर्वाचन की बात कर सकते हैं, को से आप जो आपका निर्वाचक मंडल है, निर्वाचन की पद्धति है उसका उल्लेख मिलता है, क से कार्यकाल का उल्लेख मिलता है, दो से दोबारा निर्वाचन, योग्य से योग्यता, द से दशाएं, स से शपथ और म से महाभियोग का उल्लेख मिलता है। आइए समझते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वही अनुच्छेद 54 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो यह राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में मिलता है। जब अनुच्छेद 59 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के लिए शर्त और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख करता है। भाई जब अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर आपको पता है कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 61 में मिलता है। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो निर्णय है वह कहां होगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अनुच्छेद 72 की बात करें तो यह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की बात करता है और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 85 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो यह बात इस बात का उल्लेख करता है कि संसद का सत्र आहूत करना, शत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख करता है। वहीं जब अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे हम कार्यपालिका की, जब हम राष्ट्रपति की भूमिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की भूमिका में कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है इसे जानने का प्रयास करते हैं। संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों मंत्री परिषद के माध्यम से करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत के महान्यायवादी
नियंत्रक और लेखा परीक्षक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जब हम विधायी शक्तियों की बात करें कि भाई राष्ट्रपति के पास क्या क्या विधायी शक्तियां होती हैं, तो आप ध्यान देंगे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आपको पता है कि संसद के 3 अंगों में राष्ट्रपति भी शुमार है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता। राष्ट्रपति संसद का शत्राहुत करता है, शत्रावसान करता है और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति रखता है। संसद के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को क्या करता है? संबोधित करता है। राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 6 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने की शक्ति नहीं होती है। कितने सदस्यों को यह राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो आप आंसर करेंगे कि 12 सदस्यों को यह क्या करता है? राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है ना। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। आगे की बात करें तो वित्तीय शक्तियों की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई भी धन विधेयक क्या होता है? प्रस्तुत नहीं होता है। यानी धन विधेयक की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या हो जाती है? आवश्यक हो जाती है। भारत की संचित निधि से कोई भी धन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता और देश के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट कहते हैं, को राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के पटल पर रखवाया जाता है। राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और जब न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश को कम करने का शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी सार्वजनिक महत्व के विधिक और तथ्यात्मक मामले पर परामर्श ले सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। और राष्ट्रपति इस विषय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जो सलाह है वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों, जिसमें थल सेना, नौसेना और जल सेना, आप कह सकते हैं वायुसेना, है ना। थल सेना, नौसेना और वायुसेना का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध, राष्ट्रपति युद्ध या शांति की घोषणा करता है जो संसद की अनुमति के अधीन होता है। यह राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। और जब कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्तों को नियुक्त करता है तथा विदेशी राजनयिकोों को प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। यह राष्ट्रपति की भूमिका है। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। आपको पता है कि 3 प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना। राज्यों में संवैधानिक विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाना, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न होने से बचाना, और वैसी स्थिति में वित्तीय आपात देश के अंदर क्या हो जाता है? भाई लागू हो जाता है। इसके अलावा जब भूमिका के बाद हम योग्यता की बात करें कि राष्ट्रपति बनने हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। इसके अलावा जब निर्वाचन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यह चुनाव पूरी तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। अनुच्छेद 55 में इसका उल्लेख है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहता है कि मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम देता है। जब हम निर्वाचक मंडल की बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर जनता वोट नहीं देती है तो वोट कौन देता है, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और उसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तथा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश आप कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी आप जानते हैं कि 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इन्हें इंक्लूड किया गया कि निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित नियम है। प्रस्तावक कम से कम 50 सांसद या विधायक होने चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, या अनुमोदक कम से कम 50 सांसद होने चाहिए। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अर्थात उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखने के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और उनका समर्थन करने के लिए 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। आगे की बात करें तो विवाद का निर्णय है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच का अंतिम निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला निर्णय यह अंतिम निर्णय होता है। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका केवल किसी निर्वाचन उम्मीदवार या निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। इसके अलावा पदमुक्ति की बात करें जिसे हम महाभियोग कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने या पदमुक्त करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप जानते हैं कि अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप के आधार में महाभियोग चलाकर उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रस्ताव की शुरुआत संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है। या ऐसा आप नहीं कि टेलीफोनिक सूचना दोगे तो काम नहीं चलेगा, लिखित सूचना देनी होगी जिस पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है वह सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने या स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का पूरा अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सही बातें हुए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से पदमुक्त मान लिया जाता है। अन्य पदमुक्ति के कारणों की बात करें तो कार्यकाल का समाप्त हो जाना, त्याग पत्र का दे देना, मृत्यु हो जाना, इस स्थिति में पद जो है वह खाली हो जाता है। साथियों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जुड़ना चाहते हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के एनसीईआरटी 360 डिग्री एमसीक्यू बैच के साथ, यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो अगर आप द ऑफिसर्स एकेडमी के पुराने छात्र हैं तो 1500 रुपए में यह बैचेज आपके लिए उपलब्ध है, और अगर आप ऑफलाइन के अंदर पढ़ना चाहते हैं और नए विद्यार्थी हैं तो 2100 रुपए में यह बैच आपको मिलने वाला है। साथ ही ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए आपको बताऊं कि अगर आप द ऑफिसर्स एकेडमी के पुराने स्टूडेंट है, मोल स्टूडेंट है तो 699 रुपए, और नए स्टूडेंट है तो 899 रुपए में ये बैच उपलब्ध है। ये ऑनलाइन में ऑफलाइन क्लास से ही लाइव जो क्लासेस होगा वह आपको ऑनलाइन में मिलने वाला है, यानी पूरा का पूरा। और ऑफलाइन में जो बातें आपको पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, वही आपको ऑनलाइन में भी मिलने वाला है। बैच 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आपने इस बैच में अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा 1.0, 2.0 और 3.0 में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा में जो 6 to 8 की परीक्षा हुई थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, उपायुक्त में से एक से अधिक या उपायुक्त में से कोई नहीं। यह देखो बीपीएससी टीआरई 3.0 और कब पूछा गया है, 6 to 8 में पूछा गया है। आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर सभी हमने बताया कि यह किसके द्वारा निर्णित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 71 में इसका उल्लेख है और आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अगला प्रश्न जो आपके बीपीएससी टीआरई 1.09 10th में राष्ट्रपति से पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। मंत्री परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, उपायुक्त में से एक से अधिक या उपायुक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर क्या होगा, इस बात का भी उल्लेख आज के इस एपिसोड में था और प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन फिर बीपीएससी टीआरई की परीक्षा 1.0 और 9th 10th में एक बार राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया
कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, उपायुक्त में से एक से अधिक, या उपायुक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या कर देंगे कि उपायुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल पूरा करने के साथ अगर वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है तो वह पुनः क्या हो सकता है? निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न फिर से बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर 6 to 8 में यह प्रश्न राष्ट्रपति से पूछा गया और पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की, उपायुक्त में से एक से अधिक, या उपायुक्त में से कोई नहीं। अभी हम जब भूमिका की बात कर रहे थे तो हमने नियुक्ति के बारे में बताया कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति में इनकी अहम भूमिका होती है, इसलिए उपायुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आपको पता है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 यानी पीआरटी में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपायुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो आप आंसर क्या करेंगे कि सर प्रश्न का सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, जिनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1977 ईस्वी से लेकर 1982 ईस्वी तक हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है? 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, उपायुक्त में से एक से अधिक, या उपायुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 9 10 यानी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आप सबको बताना है। और इसके अलावा एक और प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 9 10 में पूछा गया कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की, उपायुक्त में से एक से अधिक, या उपायुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद ने भाई किसकी व्यवस्था की है? निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में 9 10 में पूछा गया और राष्ट्रपति से पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति, उपायुक्त में से एक से अधिक, या उपायुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब सीजीआई की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? की जाती है। यह भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, अबुल कलाम आजाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। साथियों, अब समय हो चला है इस एपिसोड के समाप्ति का। यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी लिख दीजिएगा। थैंक यू।